हर इंसान जीवन में सुपर रिच बन सकता है। दिक्कत कहाँ पे है कि जिनका ये त्रिकोण वीक होता है ना, वो सेल्फ लिमिटेशन का शिकार हो जाते हैं। वो खुद को लिमिट कर लेते हैं, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते खुद वो पे खुद सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते कि मैं हैं। इसके अरे लायक हमारी किस्मत में कहाँ, ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, हम इतने किस्मत वाले कहाँ। क्या धन त्रिकोण का धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण से भी कोई कनेक्शन है? धर्म त्रिकोण को फॉलो किए बिना कभी धन त्रिकोण एक्टिवेट नहीं हो सकता। धर्म त्रिकोण क्या है? आपका फेथ सिस्टम, आपकी इंटीग्रिटी। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी कोई भी इंटीग्रिटी नहीं है, जिसका अपना कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं है, फेथ सिस्टम नहीं है, फिर भी वो बड़ा अमीर बन गया? नहीं, किसी एक चीज़ में फेथ तो होना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में किस्मत का कारक प्लैनेट वीक हो, किसी की कुंडली में जुपिटर वीक हो, क्या वो सारी उम्र के लिए दर दर भटकेगा? नहीं। कोई एक छोटी सी इंप्रूवमेंट वो रोज करे, कंसिस्टेंटली करे, लगातार करे। बस अपने जीवन में एक वर्ड लेके आए, लगातार। कंसिस्टेंसी। वो किस्मत वाला कहलाना शुरू हो जाएगा। और ये छठा भाव है कंसिस्टेंसी का। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में एक ऐसा धन त्रिकोण है, एक रहस्यमयी त्रिकोण है कि अगर आप उसे एक्टिवेट कर दें तो आपकी लाइफ में लक्ष्मी की बरसात होगी। हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी कुंडली के 12 भाव भी इन्हीं 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो आज हम जिस त्रिकोण की बात करने वाले हैं वो है धन त्रिकोण, जिसे मैं रहस्यमयी त्रिकोण बोल रही थी स्टार्टिंग में ही। और वो हाउसेस हैं 2nd, 6th और 10th हाउस। क्या आपके जीवन में धन आएगा? क्या आप बिलियनर बनने के लिए बने हैं? अगर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर नहीं है तो आप किन रेमेडीज से धन को अपनी लाइफ में अक्यूमुलेट कर सकते हैं? आज इन्हीं पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप अपना इष्ट देव कैसे ढूंढ सकते हैं इस डिस्कशन के बाद। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आज आपको अपनी कुंडली में धन से रिलेटेड और अपने इष्ट देव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं ऑल टाइम फेवरेट स्पीकिंग ट्री स्टार डॉक्टर योगेश शर्मा। धन्यवाद जी, शुक्रिया फॉर सच ए लवली इंट्रोडक्शन। धन्यवाद। वेलकम बैक सर। शुक्रिया। तो सर, जैसा मैंने धन त्रिकोण की बात की, तो मैं आपके लेंस के थ्रू इस धन त्रिकोण को समझना चाहूंगी। जी डेफिनेटली रंगोली, देखिए आपने काफ़ी कंसिडरेबल चीज़ जो है वो बताई कि कुंडली में दूसरा, छठा, 10वां घर जो है ये इस त्रिकोण का हिस्सा है जी। अब मायने ये रखता है, पहले तो हमारी जो ऑडियंस अपना कीमती समय निकाल के इस पॉडकास्ट को देख रही है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने चूज किया है अपने जीवन के धन त्रिकोण को एक्टिवेट करना। बिल्कुल। 4 तरह के त्रिकोण है। धन का त्रिकोण है, मोक्ष का त्रिकोण है, धर्म का त्रिकोण है, अर्थ का त्रिकोण। मतलब चारों के चारों त्रिकोण जो है ना, ये अपनी अपनी जगह पे मैटर करते हैं। लेकिन इसमें आज की डेट में, कलयुग में, जो सबसे कड़वी सच्ची बात यह है कि सबसे ऊपर धन आता है। जिसके जीवन में धन नहीं है ना, वो अध्यात्म की बात भी नहीं कर पाएगा। कहते हैं भूखे पेट ना भजन गोसाई। भजन भी करना हो ना तो पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो जिनकी कुंडली में तो ऑटोमेटिक राजयोग हैं, उनको तो चाहे कह लीजिए इस त्रिकोण को ध्यान देने की जरूरत भी नहीं, उनके जीवन में धन रेगुलर आ रहा है। दिक्कत उनको है जिनकी कुंडली में कुछ योग हैं ही नहीं, जिनकी कुंडली में योग हैं लेकिन सोए हुए हैं। उनको कैसे इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, किस तरह से अपने इस रहस्यमय त्रिकोण को जगाना है जी, ताकि उनके जीवन में धन का जो ब्लॉकेज है वो हटे, उनके जीवन में धन का आगमन हो। सबसे पहले तो निशानियां सुन लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपका धन त्रिकोण एक्टिवेटेड है कि नहीं। जिनका धन त्रिकोण एक्टिवेटेड नहीं है, उनके जीवन में क्या होगा, काम ही नहीं टिकेगा। वो एक काम करेंगे, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, फिर से नया काम करना शुरू, फिर वो काम स्लो डाउन हो गया, तीसरा काम करना शुरू। उम्र में साल जुड़ते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन काम में सेटल हो ही नहीं पा रहे हैं। ये धन त्रिकोण के सोए हुए होने की बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी निशानी है, काम तो चल रहा है लेकिन उस काम से लिमिटेड इनकम ही आ रही है, बरकत नहीं आ रही है।
जीवन की अभिलाषाएं नहीं, सिर्फ गुजारे पूरे हो रहे हैं। सेविंग्स कुछ नहीं हो रही है। सेविंग्स कुछ नहीं हो रही है, उल्टे हर महीने थोड़ा बहुत किसी से पकड़ने की जरूरत पड़ रही है, मांगने की जरूरत पड़ रही है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। यानी कि जैसे इन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं ना, बस उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी बढ़ रही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। ये धन त्रिकोण के सोए हुए होने की दूसरी निशानी होती है। एक सीधी सीधी कहावत है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपका धन त्रिकोण जागृत है कि नहीं है। कहते हैं कि किसी भी एक समय पे किसी इंसान की अर्निंग कितनी होनी चाहिए जो उसके लिए इनफ हो। वो कही गई है कि 1 तोला सोना जितने रुपए का है उतने रुपए हर महीने में इनकम होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में अगर 1 तोला सोना आज 1 लाख रुपए तोला है, तो आज की डेट में जो इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो इंसान गुजारे की कैटेगरी में आएगा। हम ये समझेंगे कि उसका धन त्रिकोण डेड नहीं है, वो चलना शुरू हो गया है। वो 1 तोले से 2 तोले पे स्विच कर सकता है, 2 से 4 तोले पे स्विच कर सकता है। लेकिन जो 1 तोला सोना महीने का नहीं कमा रहा है, मैं यहां पे आयु वर्ग की बात कर रहा हूं जो कम से कम 30+ है जी। क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र में इंसान जो है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस की नहीं, वो अपने करियर में शुरुआत करते हैं। मे बी उनकी सैलरी, शुरुआती इनकम कम हो क्योंकि वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। 30+ के बाद अगर आपकी 1 तोला सोना से कम इनकम है तो आपका धन त्रिकोण डेड है, क्योंकि आप अब अपने जीवन में रिस्पेक्टेबल लिविंग के लिए नहीं कमा पा रहे हो, केवल गुजारे के लिए कमा पा रहे हो। राइट? अब इससे आगे चलते हैं। जिनका धन त्रिकोण डेड होता है ना, धन त्रिकोण क्या है, कैसे होता है, वो सब बाद में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए निशानियां क्या है जी। जिनका धन त्रिकोण डेड होता है ना, वो कहते हैं कमाते तो बहुत हैं, कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता, पैसे में बरकत नहीं है। ये धन त्रिकोण के डेड होने की एक और बहुत बड़ी निशानी है। और एक और निशानी है धन त्रिकोण के डेड होने की कि ये एक्यूमुलेट करते रह जाते हैं, पैसे को जोड़ते चले जाते हैं, एकदम से इनका पैसा कहीं फंस जाता है, रुक जाता है, या प्रॉपर्टीज होती है इनके पास लेकिन हाथ में लिक्विड कैश नहीं होता है, उसके लिए इनको दाएं बाएं देखना पड़ता है। ये धन त्रिकोण के डेड होने की एक और निशानी होती है। चलते चलते जब धन त्रिकोण डेड हो जाता है, ऐसे लोग कहते हैं कि फलाने साल तक तो काम बड़ा अच्छा चल रहा था, उस डेट के बाद एकदम से ऐसा घटनाक्रम आया कि चीजें जो है एकदम से रुक गई। अब ना इनकम आ रही है ना पैसा आ रहा है, एकदम से काम छूट गया, एकदम से बिजनेस बंद हो गया, एकदम से इनकम आनी बंद हो गई, हम समझ नहीं आ रहा हमें करें तो क्या करें। ये धन त्रिकोण के ब्लॉक होने की समस्या होती है। लोग इसका समाधान ढूंढते हैं, दशा कौन सी चल रही है, ढैया तो नहीं चल रहा है, फलानी चीज तो नहीं चल रही है। असल में यह धन त्रिकोण डेड हो रहा होता है। ओके। धन त्रिकोण को पकड़ोगे सारा नक्शा क्लियर हो जाएगा, भाई ये हो क्यों रहा है। अब धन त्रिकोण में 2 तरह के चीजें काम करती हैं। कुंडली में सबसे पहले तो इनका दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये खराब हो रखे होते हैं। दूसरा क्या है, उससे पहले दूसरा, छठा, 10वां पूछ लीजिए। जो दूसरा भाव है ये किसी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी होती है। जब भी किसी का सेकंड हाउस खराब होगा, उस इंसान की अर्निंग कैपेसिटी जो है ये लगातार कमजोर होती चली जाएगी। ओके। ऐसा इंसान किसी एक स्किल में मास्टर नहीं हो पाएगा। ये अगर किसी स्किल में मास्टर हो जाएगा, उस स्किल की बाजार में डिमांड ही खत्म हो जाएगी। मानो आज की डेट में कोई इंसान ग्राफिक्स, फोटोशॉपिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाए और साथ ही उसको पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनके काम को रिप्लेस कर लिया है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो उसने बनाई थी वो डेड हो गई। यस। यानी सेकंड हाउस उसका वीक है, वो कोई ऐसी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बना पा रहा है कि जिसकी वजह से वो बाजार में इररिप्लेसेबल बन जाए, उसको कोई रिप्लेस ही ना कर पाए, और वो जब चाहे समय को ऐसे कन्वर्ट करके धन में कन्वर्ट कर ले। ये होती है अर्निंग कैपेसिटी, कि जब आप अपने समय को अपनी एल्केमी से पैसे में कन्वर्ट कर लो। और जिनका सेकंड हाउस वीक होता है ना, वो औरों पे डिपेंड होते हैं, वो किस्मत पे डिपेंड होते हैं। एक बार मौका मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई मुझे फंडिंग कर दे, फिर मैं दिखा दूं। ये सेकंड हाउस के वीक होने की निशानियां होती हैं। तो सर क्या प्लेसमेंट सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग करती है? सेकंड हाउस में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो ऐसा इंसान जो है ये अपनी अर्निंग कैपेसिटी को शॉर्टकट वे से ढूंढता है। ओके। और सेकंड हाउस में अगर पुण्य ग्रह आ जाए तो ऐसा इंसान थ्रू प्रॉपर चैनल, रूल बुक स्टाइल से अपने जीवन को बिल्ड करता है, और बाकियों से चाहे लेट शुरू करे
लेकिन बाकियों से कोसों आगे निकल जाता है। तो सेकंड हाउस है अर्निंग कैपेसिटी। सेकंड हाउस है कि जो आपके पास पैसा आ गया उसको यूज कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ टेम्पटेशंस को रोक के पैसे को बचाना है और कहाँ पे लगाना है कि वो पैसा मल्टीप्लाई हो। ये सारा सेकंड हाउस। देखिए अभी छठा और 10वां बाकी हैं, खाली सेकंड हाउस ने धन त्रिकोण के कौन कौन से राज खोल दिए। बिल्कुल। अब फिर बारी आती है छठे भाव की। छठे भाव को नॉर्मली लोग रोग, ऋण, शत्रु से जोड़ के देखते हैं, लेकिन छठा भाव कर्मठता का भी होता है, छठा भाव मेहनत करने का भी होता है। छठा भाव होता है कि आप एक एक रन लेके अपना शतक कंप्लीट करने की तरफ, अपना स्कोर बढ़ाने की तरफ बढ़ते रहो। जब कभी समय आएगा बाउंड्रीज लग जाएंगी, स्कोर को रोटेट करते रहो, रुकना नहीं है। छठा भाव होता है कंसिस्टेंट रहने का। अगर कोई मेरे से पूछे कि किस्मत से भी ऊपर कौन सी चीज आती है, तो मैं एक ही चीज का जवाब दूंगा कि किस्मत से भी ऊपर कंसिस्टेंसी आती है। अगर किसी की कुंडली में किस्मत का कारक प्लैनेट वीक हो, किसी की कुंडली में जुपिटर वीक हो, क्या वो सारी उम्र के लिए दर दर भटकेगा? नहीं। कोई एक छोटी सी इंप्रूवमेंट वो रोज करे, कंसिस्टेंटली करे, लगातार करे। बस अपने जीवन में एक वर्ड लेके आए, लगातार। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वो किस्मत वाला कहलाना शुरू हो जाएगा। और ये छठा भाव है कंसिस्टेंसी का। ये मिस्ट्री है सिक्स्थ हाउस की। हाँ जी। अब इन बिंदुओं को जोड़िएगा जब 2, 6, 10 क्लियर हो जाएंगे। यस। ठीक है। छठा भाव होता है कंपटीटर्स का, कि आप अपने फील्ड में आए हो, फील्ड में आपको, आप अकेले नहीं हो, दुनिया में मोनोपोली नहीं होती है। कहते हैं हमेशा आपको मार्केट से आउट करने के लिए 10 लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन उनमें से कोई एक भी कामयाब होगा, कम से कम आपको तो पीछे धकेल ही देगा। तो आपको रोज अपने आप को इंप्रूव करना है। कंपटीटर से निपटना कैसे है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। कंपटीटर से निपटा लड़ाई करके नहीं जाता, कंपटीटर से निपटा जाता है अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा के, अपने काम की वैल्यू को बढ़ा के। कंपटीटर से निपटा जाता है जो दिन में 24 घंटे मिले हैं ना, उनको यूज करके। जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो अपने धन त्रिकोण के मेन पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आप कुछ भी ना करो, आप कंपटीटर्स की तरफ देख के आंखें बंद कर लो, आप उम्मीद कर सकते हो आपके धन का जो भी हिस्सा है वो एक्टिवेट हो जाएगा? कभी नहीं। धन कहां से आएगा? समाज से। धन कहां से आएगा? लोगों से। कभी ऐसा हुआ है कि हवा से धन बरसना शुरू हो गया हो? धन लोगों से ही आता है ना। तो लोगों को क्या चाहिए? आपके द्वारा दी गई कोई भी सर्विस, उसी के बदले में धन आएगा जी। आप नौकरी में हो तो भी सर्विस दे रहे हो, हाँ। आप बिजनेस में हो तो भी सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल। तो आपकी सर्विस के बदले लोग आपको धन दें, वो छठा भाव है। यानी ये वो एल्केमी है जो आपको अपनी सर्विसेज को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाती है। इसको इग्नोर करके देखिए, धन त्रिकोण सो जाएगा आपका। यानी खुद को इंप्रूव नहीं करना, जो चल रहा है उसको चलने देना, कोई आपसे आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ते हुए देखते रहना, मूक दर्शक बन जाना। छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लेंटफुलनेस का। जितना आप देखिए, कंप्लेंटफुलनेस का ऑपोजिट वर्ड क्या है? जिम्मेदारी लेना, ओनस लेना। आप एक कंप्लेंट कर सकते हो गर्मी बहुत है, एक कंप्लेंट कर सकते हो सिस्टम ही खराब है, आप एक कंप्लेंट कर सकते हो कि मैं अगर बहुत अमीर घर में पैदा हुई होती तो आज कहीं की कहीं होती। और दूसरा होता है ओनस लेना, कि ठीक है हम एक बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन इतने गारंटी है पैदा जैसे भी हुए हों, जब दुनिया से जाने का टाइम आएगा बहुत अमीर होंगे। ये मेरा ओनस है। ये छठा भाव करवाता है। जिनका अच्छा होता है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर गर्मी में मैं प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, गर्मी की जिम्मेदारी नहीं है, गर्मी का कोई कसूर नहीं है, मैं अडेप्ट नहीं कर पाया, करूंगा। वो आप कभी भी छठे भाव का सही में देखना है ना आपने, तो YouTube पे जाके टाइप करिएगा सचिन तेंदुलकर मैं खेलेगा, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा। ये सचिन तेंदुलकर जब 19-18 साल के थे, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ये बैटिंग कर रहे थे, वसीम अकरम या वकार यूनिस की एक सीधी बाउंसर इनके नाक पे आके लगी एंड ही वाज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। ओके।
और माइक के कैमरा जो विकेट का माइक होता है उसमें ये वॉइस रिकॉर्डेड है कि नवजोत सिद्धू ने स्ट्रेचर को इशारा किया कि इसको आके लेके जाओ। सचिन ने बोला रुक जाओ, मैं खेलेगा। और उसके बाद सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके टेस्ट मैच को बचाया था। ये लाइफ में लेसन है, मैं खेलेगा। कोई भी उतार चढ़ाव हो, मैं खेलेगा। ये है छठा भाव। आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है सिक्स्थ हाउस। रिस्पॉन्सिबल और फाइटर, फाइट बैक, मैं खेलेगा। तो देखिए, आप लक्ष्मी पूजन करो, हर दिवाली की अमावस छोड़ो, सारी अमावस पे करो। कुबेर पूजन करो, आप कुबेर कुंजी रखो घर पे, लाल कपड़े तिजोरी में बिछा के रखो, लेकिन ये चीजें इग्नोर कर दो। धन ला के दिखा दो मुझे। आप कहां से धन आएगा? मां लक्ष्मी की पूजा करना, उनकी सपोर्ट लेना है आपके कर्मों के द्वारा। कर्म करते हो तो मां लक्ष्मी की पूजा के आप कहते हैं ना, आपने क्वालिफाई किया। वो पात्रता है आपके, पात्रता है। आपने क्वालिफाई ही नहीं किया तो आप कैसे मां लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हो? बिल्कुल सही बात है सर। आपने दूसरे घर यानी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बनाई। हाँ। मैं खेलेगा वाली अप्रोच ही नहीं लेके आए, खाली कंप्लेंटफुल हो रहे हो, तो आपका धन त्रिकोण 2 बिंदु तो उसमें से कवर हो गए। कैसे चलेगा? कैसे लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी। हाँ। और इसके बाद आएगा 10वां भाव, जिसे करियर का भाव कहते हैं। जिसको करियर का भाव कहते हैं। करियर का भाव 10वें भाव को इसलिए कहा जाता है, 10वें भाव से आपकी अथॉरिटी देखी जाती है कि आप अपने काम में कोई अथॉरिटी हो कि नहीं हो। अथॉरिटी होने का ये मतलब नहीं है कि आप यूपीएससी पास करके या कोई आईएएस आईपीएस बन गए। आप सपोज करिए एक टेलर हो, दर्जी हो, आपके अपने काम में इतनी महारत है, इतना हुनर है कि आप अपने काम में एक अथॉरिटी हो। आप एक प्लम्बर हो, आपके काम में इतनी अथॉरिटी है कि आप केवल एक पाइप को ऐसे ठोक बजा के अंडरग्राउंड लीकेज चेक कर पाते हो। आप अपने काम की अथॉरिटी हो। पैसे की कमी नहीं होने वाली है आपको, काम की कमी नहीं होने वाली है आपको, लेकिन ठीक उसी जगह पे आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। कहते हैं कि जो चक्कू काटता नहीं है वो मक्खन लगाने के काम आता है। यानी अगर आप अपने काम में शार्प एज आपके पास नहीं है तो लोगों की तारीफ कर करके, चमचागिरी कर करके, चापलूसियां कर करके ही काम लोगे आप। तो 10वां घर जो है वो आपके तलवार को धार देता है, आपके चक्कू को एक एज देता है। यह धन त्रिकोण का तीसरा बिंदु है। 10वां भाव जो है करियर का भाव इसलिए बोला जाता है कि जो आप जगत को देते हो उसके बदले में ही जगत आपको रिवार्ड देता है ना। बिल्कुल। रिकॉग्निशन के रूप में, धन के रूप में। तभी तो 11वें भाव को 10वें से दूसरा है ना। हाँ। करियर से आने वाला पैसा। यस। राइट। तो 10वां भाव जो है उसको हम खाली करियर कह के बरी नहीं हो सकते। करियर ठीक है, आज किसी की नौकरी है कल नहीं है, आज किसी का बिजनेस है कल नहीं है, लेकिन अगर वो अपने काम में अथॉरिटी है, अगर वो इंसान अपने फील्ड में माहिर है और लगातार अपने फील्ड में बदलते समय के साथ नए गुण ऐड कर रहा है, तो वो इंसान जो है अपने 10वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। हम केस स्टडीज पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में या मीडिया में कि कोडेक कंपनी जो थी, जो कैमरा की रील्स बनाती थी, किस तरह से उन्होंने बदलते समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, और जब डिजिटल कैमराज आए वो फिर भी रील्स बनाने में लगे रहे, और एक समय ऐसा आया कोडेक कंपनी को बंद करना पड़ गया। नोकिया की एग्जांपल आपके सामने है कि जब एंड्रॉयड फोन आए, आईफोन आया, नोकिया ने अपने प्लेटफॉर्म से बाहर का नहीं सोचा, अल्टीमेटली नोकिया कंपनी को वाइंड अप करना पड़ गया। ये बड़ी उदाहरणें हैं। छोटी उदाहरणें ये हैं कि आपको अपने काम में जो जो आज की डेट में अगर चैट जीपीटी ऐड हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो रहा है, हर काम में ऐड हो रहा है ना, आप अपने काम में नहीं ऐड करोगे, एक समय आएगा आप पिछड़ जाओगे। बदलते समय के साथ अपने काम में अगर आप सोशल मीडिया नहीं लेके आओगे, आप पिछड़ जाओगे। फिर आप खाली छठे भाव का नेगेटिव ट्रेड लेके आओगे, कंप्लेंटफुलनेस, कहां मेरी किस्मत खराब हो गई। आपने 2, 6, 10 को अपने तरीके से एक्टिवेट नहीं किया। फिर से कहता हूं, अर्निंग कैपेसिटी बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, और अपने आप में काम में अथॉरिटी बन जाओ। हुनर सीखो, रेगुलर अभ्यास करो और उसमें बेहतर होते जाओ। ये 2, 6, 10 की स्टोरी है। ये 2, 6, 10 का त्रिकोण है जी। जिसका ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक मूवमेंट आएगी। ठीक है,
किसी एक समय पे चल रही दशा इंसान को थोड़ा सा लो लेके जा सकती है, लेकिन जो इसको करता रहेगा एकदम से ब्लास्ट होगा किस्मत का। और वो ऐसा होगा कि कई बार इंसान घबरा जाएगा कि इतना कुछ उसके जीवन में कैसे आ रहा है, क्या वो उसका पात्र है। कई लोग तो इसमें सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत की होती है, लेकिन कई बार फेज थोड़े सालों का लो चला जाता है जिसमें वो लो हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 2, 6, 10 को इस तरह से एक्टिवेट करते रहेंगे तो फिर ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा ब्लास्ट होगा खुशकिस्मती का, गुड लक का, कि वो संभाले से नहीं संभलेगा। फिर इतनी अबंडेंस आती है जीवन में, इतनी अबंडेंस आती है कि वो इंसान जो है, कहते हैं कि इकट्ठे कर करके थक जाएगा, धन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी ये धन त्रिकोण की पहली लेयर है। ओके, तो सर अब दूसरी लेयर की बात करते हैं, और क्या ऐड होगा? हमने 2, 6, 10 की तो स्टोरी पढ़ी हाउस वाइज, आगे और क्या होगा जिससे ये और एक्टिवेट हो जाए? जी डेफिनेटली, देखिए कि ये जो 2, 6, 10 की स्टोरी है ना, ये राशियों के साथ भी बर्थ चार्ट में दिखती है। किसी की भी जन्म कुंडली में टॉरस यानी वृष राशि, साथ में वर्गो यानी कन्या राशि, और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, इन 3 राशियों की स्थिति क्या है, ये भी अपने आप में एक त्रिकोण बनाती हैं। इसको हम सपोर्टिंग त्रिकोण कह सकते हैं धन का। मेन धन का त्रिकोण होगा 2, 6, 10 घरों से, और उसके बाद वृष, कन्या और मकर, ये साथ में सपोर्ट करने के लिए, अब कहते हैं ना सपोर्टिंग हीरो, ये वो वाला त्रिकोण होगा जिसको हम सपोर्टिंग त्रिकोण बोलेंगे। सपोज करिए कि ये जो 3 राशियां हैं इसमें बहुत पाप ग्रह आके बैठ जाए। पाप ग्रह माने राहु, केतु, शनि, मंगल, तो फिर क्या है, उस इंसान के जीवन में धन के स्ट्रगल के बाद ही धन आएगा। लेकिन अगर इनमें बड़े अच्छे प्लैनेट आके बैठ जाएं, जैसे शुक्र, बुध, बृहस्पति, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे इंसान को इनहेरिटेंस में या किस्मत के साथ कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो धन कमाएगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि किसी के खराब भी प्लैनेट बैठे हों तो उसका भी इलाज है, किसी के अच्छे प्लैनेट बैठे हों उसको तो मिल ही जाएगा। धन त्रिकोण हर एक की लाइफ में कुदरत ने दिया हुआ है। कुदरत के पास अगर आज की डेट में 800 करोड़ की जनता पृथ्वी पे है, हो सकता है आज से 500 साल बाद 1600 करोड़ की जनता हो जाए, जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो कुदरत के पास ना 10,000 करोड़ लोग भी आ जाए ना, तो उनके लिए भी अबंडेंस है। हर इंसान जीवन में सुपर रिच बन सकता है। दिक्कत कहाँ पे है कि जिनका ये त्रिकोण वीक होता है ना, वो सेल्फ लिमिटेशन का शिकार हो जाते हैं, वो खुद को लिमिट कर लेते हैं, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते खुद वो पे, खुद सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते कि मैं हैं। इसके अरे लायक हमारी किस्मत में कहाँ, ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, हम इतने किस्मत वाले कहाँ। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे, कई ऐसे लोग सुने होंगे जो सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये अवॉइड करना है, हर हालत में अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कुंडली में उपायों से हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर हैं तो आपको अभ्यास के द्वारा भी सही करनी होंगी, जिनमें से सेल्फ डाउट नंबर 1 पे है। अगर आपने ठान लिया, आपने सोच ही लिया है कि आपको जीवन में ऊपर नहीं उठना है, आपको अपने जीवन में एक ही लिमिट में रहना है, तो कौन आपकी मदद कर पाएगा। तो अगर आपने ठान लिया है कि जिस सामाजिक परिवेश में आप पैदा हुए हो, आपको उससे कई गुना ऊपर जाना है। जितने आप अपने आसपास बड़े बड़े लोग देख रहे हो, वो भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, उनका भी तो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारे वाला ही है। बिल्कुल। तो उन्होंने सिर्फ, उनके और हमारे भीतर फर्क क्या है, उन्होंने ज्यादा बड़ा सोचा, और उस बड़ा सोच को साकार करने के लिए उन्होंने रिक्वायर्ड रिस्क लिए, छठा भाव रिस्क लेने का। तो जिसने जो भी किया, 2, 6, 10 भाव तो उसने जोड़े, जाने से जोड़े या अनजाने से जोड़े। जिन्होंने अनजाने में जोड़ लिए बढ़िया, जिन्होंने अनजाने में नहीं जोड़े उनको मैं जानकारी दे रहा हूं, अरे जान के जोड़ लो ना। जान के जोड़ोगे तो भी तो ये आपका धन त्रिकोण एक्टिवेट ही होगा। मुद्दा ये है, देखिए धन त्रिकोण की बात हुई है ना, यहां पे मैं एक और बात करता हूं। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां घर, चौथा भाव है, इस त्रिकोण को, चौथे, 8वें, 12वें घर को बोला जाता है मोक्ष त्रिकोण। बिल्कुल, ये बड़ा एक फैंसी सा नाम है, मोक्ष त्रिकोण। हाँ। आज की डेट में हम इसको लेट गो त्रिकोण बोलते हैं, जो छोड़ो जाने दो। चौथा भाव कंफर्ट जोन में रहने का भाव, 8वां भाव गुमनामी में रहने का भाव, 12वां भाव
अपॉर्चुनिटीज को मिस करने का भाव। रियली? जी। 12वें भाव से कई अच्छी चीजें देखी जाती हैं, 8वें भाव से कई अच्छी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन इनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो बोल रहा हूं। अब आप अपने आसपास किसी इंसान को इमेजिन करिए जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे मेरे अपने शहर में ही नौकरी मिल जाए। कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने शहर से बाहर शादी करके नहीं जाना चाहती, इसलिए एक एज निकल जाती है, यानी एक कंफर्ट जोन में रह गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें, जो बचपन में 8वीं कक्षा में साइंस में पढ़ी थी, कि एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट चेंज करने के लिए दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जो एक ऑर्बिट को चेंज करने के लिए एनर्जी नहीं ले पाएगा, उसका चौथा भाव हाईली एक्टिवेटेड है। और फिर आ जाएगा 8वां भाव, मुझे नए लोगों से नहीं मिलना है, मुझे एक बंद दायरे में रहना है, मुझे गुप्त रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा ना दिखना है ना खुद को शो ऑफ करना है, मुझे नए लोगों से भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखना है, मैं एक रहस्यमयी सी जिंदगी जीऊंगा। ये क्या धनी होने की निशानियां हैं? और फिर है 12वां भाव। 12वां भाव है भटकाव का, 12वां भाव है अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने का, या 12वां भाव है लेट गो करने का। तो ये जो 4, 8 और 12 के त्रिकोण है ना, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी क्या है? जीवन में रास्ता बनाती है जी। अगर आप एक दुविधा में रहेंगे, क्या कौन सी दुविधा? कि बहुत धन कमाना बुरा होता है, धन केवल कपट करके कमाया जाता है, धनी वही लोग होते हैं जो पाप करते हैं। अगर ये दुविधाएं मन में है तो छोड़ दीजिए, अभी इसी पॉडकास्ट को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपके मन में क्लैरिटी है कि मुझे एथिकल वे से ही चलना है लेकिन खूब धनी बनना है, तो फिर समझ जाइए कि अभी मोक्ष त्रिकोण, जिसको सो कॉल्ड बोलते हो ना, वो आपके लिए नहीं बना है। आप केवल धन त्रिकोण पे फोकस करिए। धन त्रिकोण को और भी त्रिकोण फोकस सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी जो मोक्ष त्रिकोण है इससे दूर रहिए। कंफर्ट जोन में मत रहिए, खुद को छिपा के मत रखिए और मौक़ों को जाने मत दीजिए। जो मौका आए लपक लीजिए। कहते हैं ना कि जब आप बहुत मेहनत लगातार करते रहते हो और खुद को बहुत विजिबल करवाते हो तो फिर मौका भी मिलता है, और जब आपकी तैयारी आपके मौके के साथ मिलती है तो आप किस्मत वाले कहलाते हो। लेकिन आपको मौका मिलने से कौन रोकता है? आपका ये जो मोक्ष त्रिकोण है, ये आपको आइसोलेटेड रखता है। जाने दो वाली। हाँ, 12वां भाव आइसोलेशन का है ना, तो ये आपको आइसोलेशन में रखता है। ये आपको लोगों को दिखने नहीं देता है, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो आपको अगर धनी बनना है तो अपने धन त्रिकोण को एक्टिवेट करिए और मोक्ष त्रिकोण को फिलहाल के लिए बैकड्रॉप में रखिए। सर, ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव था। इस पर्सपेक्टिव से मैंने ना तो कभी पढ़ा है ना सोचा था कि अगर धन को एक्टिवेट करना है तो मोक्ष पे थोड़ा कम ध्यान दो, एंड समहाउ इट मेक्स सेंस ऑल्सो। तो जैसा कि आपने मोक्ष त्रिकोण की बात की, तो क्या धन त्रिकोण का धर्म त्रिकोण और काम त्रिकोण से भी कोई कनेक्शन है? जी डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धर्म त्रिकोण, धर्म को लेके आपकी परिभाषा क्या है? धर्म को लेके आपके मायने क्या हैं? 90% लोग धर्म को अपने पूजा पाठ की पद्धति से जोड़ते हैं जी। धर्म का मतलब है धारण करना। तभी धर्म त्रिकोण क्या है? धर्म त्रिकोण है आपकी कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहला भाव क्या है? आपका बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर बन गया यही तो आपकी इमेज बनाएगा। एक बात बताइए, धर्म त्रिकोण को फॉलो किए बिना कभी धन त्रिकोण एक्टिवेट नहीं हो सकता। धर्म त्रिकोण क्या है? आपका फेथ सिस्टम, आपकी इंटीग्रिटी। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी कोई भी इंटीग्रिटी नहीं है, जिसका अपना कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं है, फेथ सिस्टम नहीं है, फिर भी वो बड़ा अमीर बन गया? नहीं। किसी एक चीज में फेथ तो होना चाहिए। वो किसी पूजा पद्धति में हो सकता है, वो किसी कार्य प्रणाली में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, या फिर खुद पे विश्वास, या खुद पे विश्वास हो सकता है। तो जो धर्म त्रिकोण है ना, उसका सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी होता है। आप किया क्या वायदा निभाते हो कि नहीं? आप सामने वाले से बिहेव किस तरह का करते हो? आप खुद मोटिवेट होते हो कि नहीं होते हो? कोई भी दिक्कत आने में एकदम से लो हो जाते हो कि रिकवर होके खड़े हो जाते हो? कहते हैं गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। जिसका लग्न वीक होता है वो गिरा रहता है, हाय मैं गिर गया, मुझे उठा दो।
लोग उसके ऊपर से पैर रख के निकल जाते हैं। लेकिन जिसका लग्न स्ट्रांग होता है वो गिरता है, फटाफट कपड़े झाड़ के उठ के खड़ा होता है और फिर से चलना शुरू कर देता है और रास्ते में गिरे हुओं को भी उठाता है। वाओ। ये स्ट्रांग फर्स्ट हाउस की निशानी होती है। तो धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव होता है पंचम भाव, 5th हाउस। बहुत गहरा भाव है ये। इसमें क्या होता है, इंसान पिछले जन्मों के जितने पूर्व पुण्य साथ में लेके आया होता है वो भी एक्टिवेट होते हैं। यानी वो चीजें जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है वो भी एक्टिवेट होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं थी, अगले दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, परीक्षा कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। ये पूर्व पुण्य है। बिल्कुल। आप घर से लेट चले थे, गाड़ी ही लेट हो गई, आपको गाड़ी मिल गई, ये होता है पूर्व पुण्य। यानी जब आपको सराउंडिंग्स का साथ मिले वो पूर्व पुण्य है। पंचम भाव खाली पूर्व पुण्य का नहीं है, आपकी लर्निंग स्किल्स का भी है। यानी आप कोई चीज को कितना सीख पाते हो। पंचम भाव आपके मैनेज करने का भी है कि जब भी जीवन में एक साथ कितनी सारी चीजें आपके जीवन में आ गई, आपने उनको मैनेज किस तरह से किया। और फिर आता है 9वां भाव। 9वां भाव होता है कि इस जन्म में आपने अपना फेथ सिस्टम क्या रखा, कौन से वैल्यू सिस्टम पे फेथ रखा, कौन सी पूजा पद्धति पे फेथ रखा, आपने टाइम वेस्ट करने पे फेथ रखा कि टाइम को इन्वेस्ट करने पे फेथ रखा। सारा कुछ 9वें भाव से होता है। 9वां भाव होता है कि आपको अपने सुपीरियर्स का साथ किस तरह से मिला, आपको अपने बॉसेस का साथ किस तरह से मिला, अपने घर के एल्डर्स का साथ किस तरह से मिला। ये भी आपको पता है ना कि जीवन में ग्रो करने में चीजें बहुत मदद करती हैं। बिल्कुल। तो धर्म त्रिकोण का एक्टिवेटेड होना जरूरी होता है। लेकिन धर्म त्रिकोण जो है ये धन त्रिकोण जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ फेथ रखो और ऑनेस्ट रहो अपने प्रति, धर्म त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसीलिए सर कहीं ना कहीं ये कहना भी सही है कि धन से पहले धर्म आ रहा है। बिल्कुल, तभी वो स्टोरी पूरी हो रही है। और काम त्रिकोण जो है जिसमें तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव एक्टिवेटेड होते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका धन त्रिकोण को एक्टिवेट करने से कोई लेना देना नहीं है। जब धन त्रिकोण एक्टिवेट हो जाए, चाहे धर्म त्रिकोण के थ्रू हो चाहे धन त्रिकोण के थ्रू हो, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो काम त्रिकोण से होता है। और सर कहीं ना कहीं ये भटकाव भी हो सकता है, मुझे लगता है। अगर पहले इसको एक्टिवेट कर लो वो भटकाव है। अच्छा। अब आपने कमा लिया, उसको कहीं तो लगाओगे, उसको लगाने से काम त्रिकोण एक्टिवेट होता है। ओके। 3rd हाउस में आपका पब्लिक इमेज बनेगी, 7th हाउस से आपकी डेली इनकम आएगी, आपका कह लीजिए कि पब्लिक में एक इमेज बनेगी, और 11th हाउस से आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी, आपकी शॉपिंग होगी, आपकी परचेजिंग होगी, सब चीजें होंगी। तो काम त्रिकोण को पहले कभी एक्टिवेट मत करिए। काम त्रिकोण एक्टिवेट हो गया, धन त्रिकोण बहुत पीछे छूट जाएगा। धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो गया तो काम त्रिकोण, यानी आपको हिरार्की कैसे लेके चलनी है बिल्कुल जैसे दी गई है। पहले धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करिए, आपके फंडामेंटल सही हो जाएंगे। फिर आइए लंबा समय जीवन का धन त्रिकोण को दीजिए, और उसके बाद आपका जो काम त्रिकोण है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जब सब चीजों को भोग लिया, अब आइए लेट गो की तरफ, मोक्ष त्रिकोण की तरफ। इनकी हिरार्की को, इनकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब मत करिए। जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आपकी कुंडली का जो ये छिपा हुआ रहस्यमय त्रिकोण है ना धन का, ये सुपर एक्टिवेट हो जाएगा और आप किस्मत वाले भी कहलाओगे और धनी भी कहलाओगे। बिल्कुल। एंड सर इट्स सो फैसिनेटिंग कि ये जो धन त्रिकोण है ये बाकी तीनों से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। जी, दैट कंप्लीट्स द स्टोरी। तो सर आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इस क्वेश्चन का तो वेट कर ही रहे होंगे कि आप कुछ और ऐसी रेमेडीज अगर हमें बता सकें जिनसे हम उस धन त्रिकोण को और एक्टिवेट करें। देखिए कर्म तो है ही साथ के साथ, लेकिन कुछ और ये सपोर्टिव कर्म करने के बाद जो रेमेडीज है वो बताता हूँ, लेकिन कर्म किए बिना वो रेमेडीज कामयाब नहीं होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें सबसे पहले तो आता है अमावस का दिन, नो मून डे। जिस दिन अमावस की संध्या या रात होगी, ना चंद्रमा होगा ना सूर्य होगा, उस रात को महालक्ष्मी का पूजन किया जाए। और उस रात को घर में दक्षिणावर्ती शंख रखिए, उसमें चांदी का कॉइन डालिए और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उस चांदी के कॉइन को धन स्थान पर रख दीजिए। अगली अमावस को फिर से वो चांदी का कॉइन निकालिए, गंगा जल से साफ करिए, सिंदूर का तिलक लगाइए, फिर से दक्षिणावर्ती शंख में रखिए और उसको घर में महालक्ष्मी के सामने रख के ओम महालक्ष्माय नमः या महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र 108 बार पढ़िए। और इसको हर अमावस पे, इसमें दीपावली की अमावस भी आएगी, सर्वपित्र अमावस भी आएगी, 12 अमावस हर साल हर अमावस पे करिए। ये माँ लक्ष्मी कृपा पाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। और एक बार पूछा गया था कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों में से आप दोनों में से कौन आती हुई अच्छी लगती है?
तो ये नारद मुनि जी ने जवाब दिया था कि अलक्ष्मी जो हैं, यानी जो दरिद्रता है वो जाती हुई अच्छी लगती है, उनकी पीठ अच्छी है। जो माँ लक्ष्मी है वो उनका फेस अच्छा है, वो आती हुई अच्छी लगती है। यानी ये सिंबॉलिक है। दरिद्रता अपने घर से आप कैसे दूर भगा सकते हो? घर को व्यवस्थित करके। मैटर नहीं करता आपका घर नया है पुराना है, मैटर नहीं करता आपका घर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर ये करता है कि आपके घर में चीज़ें एकदम से ठूस के तो नहीं भरी हुई हैं, आप कबाड़ प्रेमी तो नहीं हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख रहे हो, आपका घर साफ सुथरा है, आप घर में निरंतर सफाई करते हो, लिनन्स अपने घर के चेंज करते रहते हो अपने साधन के अनुसार। आपके घर के अंदर दीवारें ये पूरी तरह से बच्चों के ड्राइंग से तो नहीं भरी हुई हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें ठीक हैं, आपके घर का अग्नि स्थान यानी रसोई ठीक है, तो फिर आपके घर के अंदर धन त्रिकोण एक्टिवेट होने में देर नहीं लगेगी। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए किस तरह से माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर पे कृपा करती हैं। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ आई होगी कि धन जो है वो हमारे लाइफ का एक अधिकार है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ ही ये हैं। तो बस उसे एक्टिवेट करने की देरी है। और जो आज सर ने रेमेडीज बताई, आई होप हम उन सब से हमारे धन त्रिकोण को तो जरूर एक्टिवेट करें। सो थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। रंगोली, इट वाज अ प्लेजर। यस, आपसे इतना ज्ञान लेने के लिए हमारी ऑडियंस को भी आपके पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं। आई एम श्योर कि ये भी उतना ही इंसाइटफुल लगा होगा। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप और कौन से ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं जो कि हम डॉक्टर योगेश के साथ डिस्कस करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिए, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके टॉपिक्स को हम सर के साथ डिस्कस करें। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।